हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आपका क्लास 11th का चैप्टर चल रहा था सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उन सब की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस चैप्टर का अभी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बचा है क्रोमोसोम का, लेकिन उसे में जो कुछ टर्म ऐसी आ रही हैं जिसके लिए आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम भी पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक कमेंट भी था कि मैम इस पर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रेद्रव्य जालिका। हिंदी में से बोलते हैं अंतःप्रेद्रव्य जालिका। इस जालिका वर्ड से आपको समझ ही आ रहा होगा कि जालिका यह क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो ER शॉर्ट फॉर्म में से ER कहते हैं। अगर एग्जाम में आपका ER लिखा आता है तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रेद्रव्य जालिका के बारे में लिख कर आना है, ठीक। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में K.R. पॉर्टर ने की थी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज थी वो किसने करी? K.R. पॉर्टर ने 1945 में की थी। ER सेल के साइटोप्लाज्म में एक जाल के रूप में फैला रहता है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है उसे हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म, और अगर न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है तो उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर या फिर कोशिका के अंदर जो भी मटेरियल भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, उसे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक जाल के रूप में फैला हुआ रहता है। तो हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या है? एक जाल, नेट लाइक स्ट्रक्चर फैला रहता है। वो नेट लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ये आप अंडरलाइन करेंगे। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स होता है जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं वो सब क्या होंगे? वेल डेवलप, पूर्ण तरह से विकसित होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जितना भी कुछ पाया जा रहा है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स, वो सब क्या होते हैं? वेल डेवलप होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में थोड़े कम विकसित होते हैं। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ ER। संरचना किसकी? अंतःप्रेद्रव्य जालिका की या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनेक मेम्ब्रेन से मिलकर बना एक जाल होता है। जो मैंने ऊपर बताया, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या है? एक जाल के रूप में फैला रहता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? अनेक मेम्ब्रेन्स। जैसे ये बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है। ये जाल लाइक बना हुआ है, इसको ही कहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का बना हुआ एक जाल पाया जाता है, जिसे क्या बोल रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलकर बना एक जाल होता है। यह मेम्ब्रेन्स एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये एक दूसरे से क्या है? जुड़ी रहती है मेम्ब्रेन्स। इस जाल में अनेक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। जो हमारी ये मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती हैं, और इन मेम्ब्रेन्स में अनेक थैलीनुमा, ये छोटे छोटे चीज़ें पाई जा रही हैं जिन्हें थैलीनुमा संरचना कहा है। थैलीनुमा संरचना पाई जा रही हैं। एंडोप्लाज्मिक का निर्माण 3 संरचनाओं से मिलकर होता है। जो हमारा ER है ये 3 संरचनाओं से मिलकर बनता है। तो एक बार मैं ऊपर का फिर रिपीट करा देती हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी खोज K.R. पॉर्टर ने की थी 1945 में, और ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है। यूकैरियोटिक सेल्स क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा है तो ये पूर्ण तरह से विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग पाए जाएंगे वो सब होंगे वेल डेवलप, और प्रोकैरियोटिक में जो पाए जाएंगे वो अल्प विकसित होंगे। और वैसे मैंने इसका डिफरेंस पढ़ा रखा है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और ER क्या है? अनेक मेम्ब्रेन्स जो है मिलकर क्या है? एक जाल बना रही हैं। ये मेम्ब्रेन्स हैं जो मिलकर एक जाल बना रही हैं। इस जाल को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और इन जाल में अनेक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। और एंडोप्लाज्मिक का निर्माण 3 संरचनाओं से मिलकर होता है। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बन रहा है। फर्स्ट सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड टिब्यूल्स, ठीक है। ये ER है। देखो फ्रेंड्स,
आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो 3 संरचनाओं से मिलकर बन रहा है, आप इसको हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट हेडिंग आप सिस्टर्नी डालेंगे, उसकी थ्योरी डायग्राम, सेकंड हेडिंग आप वेसिकल्स डालेंगे, फिर थ्योरी डायग्राम, थर्ड हेडिंग ट्यूब्यूल्स एंड डायग्राम। लेकिन आपका क्या होता है कि अगर आप कोई भी संरचना या फिर कोई भी टॉपिक आप चार्ट के फ्लो में बनाते हैं, जैसे मैंने चार्ट में बनाया है, अगर आप चार्ट के रूप में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और कोई भी थ्योरी है, कोई आपका टॉपिक है, किडनी या कोई सा भी जो मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक, अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उससे ज़्यादा एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको ये चार्ट के फ्लो में बनाया है। अगर आपको चार्ट में प्रॉब्लम है तो आप इसे हेडिंग वाइज भी कर सकते हैं कि फर्स्ट हेडिंग सिस्टर्नी, सेकंड हेडिंग वेसिकल्स एंड थर्ड हेडिंग ट्यूब्यूल्स, लेकिन चार्ट के रूप में आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है सिस्टर्नी। ईआर का निर्माण 3 संरचना से मिलकर हुआ है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो फर्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी को हिंदी में भी सिस्टर्नी बोलते हैं। तो यह लंबी, चपटी व बिना शाखाओं वाली संरचना होती है। जो हमारी सिस्टर्नी है ये क्या है, फ्लैट होती है, बिना शाखा, मतलब इस पर कोई भी ब्रांच नहीं पाई जाएगी। संरचना होती है जो समांतर पाई जाती है। समांतर मतलब स्ट्रेट, समांतर इसे बोलते हैं, ठीक है, समांतर पाई जा रही है, इस पे कोई भी शाखा प्रेजेंट नहीं है और ये चपटी है। इसका स्ट्रक्चर है ये देखो, ये समांतर पाई जा रही है, इस पे कोई भी शाखा नहीं है, केवल क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ क्लास 11th के चैप्टर में, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग है वेसिकल्स। वेसिकल्स को हिंदी में बोलते हैं पुटिकाएँ। तो यह गोल अंडाकार संरचना होती है। जो वेसिकल्स हैं या तो वो स्फेरिकल मतलब गोल या फिर ओवल शेप्ड होंगी, जो एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट होती हैं। जो हमारी वेसिकल्स हैं ये क्या है, एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है, जबकि जो हमारी सिस्टर्नी थी वो कैसे प्रेजेंट थी, समांतर। तो ये अलग अलग प्रेजेंट है, गोल है तो हमने 4 गोल बना के दिखा दिए। ये स्ट्रक्चर किसका है, वेसिकल्स का। थर्ड हेडिंग है हमारी ट्यूब्यूल्स या फिर नलिकाएँ। यह लंबी तथा पतली नलिकाएँ होती हैं। ट्यूब्यूल नलिकाएँ से पता चल रहा है पाइप लाइक होंगी, तो ये हमने नलिकाओं का स्ट्रक्चर बनाया है जो अनेक शाखाओं में बटी होती हैं। ये केंद्रक की ओर प्रेजेंट होती हैं। ये याद रखेंगे, जो ट्यूब्यूल्स हैं वो केंद्रक सेंटर की ओर प्रेजेंट होती हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोल रहा है, ट्यूब्यूल्स। इसके बाद पहले मैं आपको फंक्शन पढ़ाने से पहले आपको पढ़ा देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, अब देखो फ्रेंड्स, जब मैंने आपको इससे पहले न्यूक्लियस की वीडियो पढ़ाई थी तो उसकी लिंक जिन्होंने नहीं देखी है वो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर तो सेम वैसे ही है जैसे न्यूक्लियस का था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ डिफरेंट है। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में हमने ये नहीं बनाए थे, ठीक है। अगर आपका आता है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाइए तो पूरा स्ट्रक्चर यही बनेगा, बस ये नहीं बनेगा और ना ही ये वाला पार्ट बनेगा। अगर ये दोनों पार्ट हटा देंगे तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा न्यूक्लियस का। और आपके बुक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक आप देखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वो उससे थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इजी है इसलिए मैंने आपको ये वाला बनवाया है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। लेकिन अगर आप एंडोप्लाज्मिक पढ़ रहे हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक बता रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप न्यूक्लियस के डायग्राम में ही ये अलग से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शो कर देंगे। तो देखो इस डायग्राम में क्या क्या है, जो मैंने पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता देती हूँ। न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इसमें मैं डायग्राम में बता देती हूँ। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की थ्योरी लिखेंगे, आपने यहाँ तक लिख दिया, इसके बाद अगर आपसे पूछा गया है कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर क्या होता है, कुछ बच्चे मतलब आपने पढ़ा तो होगा रफ ईआर और स्मूथ ईआर, तो मैंने यहाँ आपको अलग से हेडिंग नहीं कराई है। अगर आपका 3 नंबर में आता है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके हिसाब से ही लिखेंगे। अगर 2 नंबर में पूछा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो सिर्फ आप थ्योरी देकर आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक देकर आएंगे। और 3 नंबर में पूछा है विद कार्य या फिर विद फंक्शंस, तो आपको फंक्शंस भी देने हैं। और अगर डायग्राम तब बनाकर आना है अगर डायग्राम क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक। तो आपका ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। इसमें इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इधर रफ। तो डायग्राम से पहले मैंने एक अलग नोट बनाए हैं, ये वाला और एक ये वाला। एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर क्या होता है, ऊपर वाला ये रफ ईआर है, नीचे वाला ये स्मूथ ईआर है, ठीक है।
अगर आपको अलग से अपना क्वेश्चन 3 नंबर से ज़्यादा में आया है और आपको अपना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करना है क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 हेडिंग ऐड कर देंगे। किसके बाद, इन हेडिंग्स, इन तीनों हेडिंग के बाद 2 हेडिंग ऐड कर देंगे जो मैंने अलग से लिखी है शॉर्ट करके। ठीक, फर्स्ट है रफ ईआर जो ऊपर वाले साइड बनाया है, नेक्स्ट है स्मूथ ईआर जो मैंने नीचे की साइड बनाया हुआ है। तो रफ ईआर, राइबोसोम प्रेजेंट। अब देखो रफ ईआर क्या है, जो ऊपर आपने दो इसमें और इसमें 2 डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें मैंने ब्लू डॉट डॉट करे हैं लेकिन इसमें नहीं करे। तो आपको याद रखना है जहाँ भी ईआर के ऊपर डॉट डॉट होंगे वहाँ रफ ईआर होगा। जहाँ भी ये डॉट डॉट, मैं डॉट डॉट कह रही हूँ उन्हें, लेकिन इन्हें राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, जहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे ईआर पर वो रफ ईआर होगा। और यहाँ पर मैंने एक भी राइबोसोम नहीं बनाया है तो ये क्या है, स्मूथ ईआर। तो रफ ईआर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन की सहायता से चिपके रहते हैं। ठीक है, अब क्या है जो रफ ईआर है, ध्यान से समझेंगे, जो रफ ईआर है इसके ऊपर हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। और ये किसके द्वारा चिपके हुए हैं राइबोसोम, प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्मूथ ईआर। स्मूथ, रफ ईआर क्या हो गए, जिन ईआर पे हमारे राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो हमारे रफ ईआर हैं, जिन पे प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हमारे स्मूथ ईआर हैं। तो स्मूथ ईआर में लिखा है मैंने, राइबोसोम के आगे मैंने क्रॉस लगाया, मतलब राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। ईआर डैश ग्लाइकोजन फैट्स स्टोर, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये अपने अंदर ग्लाइकोजन और फैट्स को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको दोबारा समझाती हूँ एक बार। देखो इस डायग्राम में हमारा जो न्यूक्लियस का है ये सारे जो पार्ट हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, न्यूक्लियोफोर, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब मैं न्यूक्लियस में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस डायग्राम में मैं फिर भी एक बार और समझा रही हूँ कि जो आउटर लेयर है उसे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके अंदर एक बड़ी सी संरचना पाई जा रही है जिसे हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। और इस क्रोमेटिन थ्रेड में, इसे जो धागे नामक संरचना है इसे क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन क्या होता है, एक्टिव होता है, ये मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियस वाले क्वेश्चन में। और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। न्यूक्लियस के बीच बीच में एक स्पेस दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हमें न्यूक्लियोफोर। ये सब पार्ट और ये सब थ्योरी तो हो गई न्यूक्लियस की, इसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। अब बात आती है स्मूथ ईआर की और रफ ईआर की। जिन पे राइबोसोम प्रेजेंट हैं वो हमारे रफ ईआर, जिन पे मतलब जिन पे प्रेजेंट नहीं है वो हमारे स्मूथ ईआर। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 संरचनाओं से मिलकर बना था, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये हैं आपके तीनों के स्ट्रक्चर। और अब अगर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 नंबर में आता है और स्ट्रक्चर पूछता है तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आ जाना है। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं फंक्शंस तो आपको फंक्शंस लिख कर आने हैं, नहीं तो नहीं लिख कर आने हैं। और उसमें पूछा है कि सचित्र वर्णन कीजिए तो ही आप डायग्राम बनाकर आएंगे। अगर 2 नंबर में आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है तो आप इसकी यहाँ तक लिख के आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं ये डेफिनेशन। और ये जिन 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बन रहा है आप 2 नंबर में ये लिख के आएंगे। और 3 नंबर में अगर वो बाई चांस पूछता है तो वो स्ट्रक्चर ज़रूर पूछता है। तो 3 नंबर में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है ये लिखना है, वो किन संरचनाओं से मिलकर बन रहा है ये लिखना है, और स्ट्रक्चर बनाकर आना है। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन और बड़ा करना है तो स्मूथ ईआर और रफ ईआर मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं कि रफ ईआर पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन के द्वारा चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, और स्मूथ ईआर क्या है, इन पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दोबारा बता देती हूँ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन द्वारा जुड़ रहे हैं, इसलिए इसे राइबोफोरिन प्रोटीन कह रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके फंक्शंस पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इनकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। जिस पे जो हमारा रफ ईआर है इस पे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प या फिर प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। कौन कर रहा है,
रफ ईआर, सिर्फ इसमें ये नहीं बताया कि कौन सा कर रहा है, रफ ईआर कर रहा है या स्मूथ, लेकिन हमें पता है कि जो राइबोसोम है वो रफ वाले पे प्रेजेंट हो रहे हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण कार्य भी कौन ही कर रहा होगा, रफ ईआर। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियस तथा उसके आसपास के वातावरण के मध्य विभिन्न पदार्थों का ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस है और उसके आसपास जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनमें जो भोजन का या कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। थर्ड पॉइंट है इनका मुख्य कार्य परिवहन व्यवस्था को बनाए रखना होता है। परिवहन व्यवस्था मतलब ट्रांसफ़र, जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूक्लियस में, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, वो सब किसके द्वारा हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंप्लीट। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।